कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण इस चैप्टर का 2 वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो वो वीडियो देखने के बाद में जस्ट इसमें आ जाइएगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है उस वीडियो का, शॉर्ट नोट्स का। तो पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन है मतलब थ्योरी है, बेसिक सर्किट थ्योरी है, इसको करने के लिए हम सोच रहे थे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले बोला गया था क्या कि सर्किट में एक जंक्शन पे आप क्या मान लेंगे, तो V बराबर 0 मान लेंगे, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, तो बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 0 मान देते 1 2 3 टर्मिनल 0 हो रहा है, अगर यहाँ पे मान देते एक ये 0 होता कि ये 0 होता, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना कि यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे मिलने से हो रहा है। सेम बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, वही बेनिफिट यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ मानिए या वहाँ मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे V बराबर 0 ले लेने से देखिए क्या होगा। यहाँ पे अगर 0 ले लेंगे हम लोग, तो A वाला V बराबर कितना हो गया, 0 हो गया है ना। A वाला तार यहीं पे जुटा हुआ है तो ये भी V कितना हो गया, 0 हो गया। A वाला तार इधर में भी जुटा हुआ है तो V बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया। चलिए 3 चीज़ 0 हो चुका है। अब जरा सा आगे बढ़िए। हम लोग बैटरी में क्या जानते हैं कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मालूम है, 6 वोल्ट मालूम है। इसका लोअर पोटेंशियल जो है वो कितना है, तो 0 है। हायर मालूम नहीं, तो इतना इज इक्वल टू इतना माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो VH जो आ गया वो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ चुका है। तो A जो आ गया आपका वो कितना आ गया, V बराबर तो 6 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। अब चलिए A वाला कितना है, 0 है, तो A वाला कितना आ जाएगा, है ना। A वाला आपका लोअर कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पे 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 + 10 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे V बराबर तो 10 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कैसे किया हमने, ये VL बराबर यहाँ पे 0 रख किया जाएगा आंसर, मतलब वैल्यू निकल जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो A वाला कितना आ गया, V बराबर कितना, 10 वोल्ट आ गया इधर में, है ना। इधर में भी कितना आ गया, V बराबर 10 वोल्ट आ चुका है। अब जरा इस बैटरी को क्रॉस कीजिए, तो यहाँ पे VL बराबर कितना है, 10 वोल्ट है, और VH बराबर कितना है तो पता नहीं है। तो VH माइनस VL इज इक्वल टू कितना, V अक्रॉस द बैटरी। VH हमको मालूम नहीं, VL कितना मालूम है यहाँ पे 10 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4। तो VH बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 10 और 4 कितना, तो 14 वोल्ट ये निकल चुका है। कितना निकल चुका है, 14 वोल्ट निकल चुका है ये वाला चीज़। अच्छा ये मालूम है, ये मालूम है, अब सब मालूम हो चुका है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कहीं पे भी निकाल लीजिए, वोल्टेज निकाल लीजिए। वोल्टेज जो निकले गया है, करंट निकाल लीजिए। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 14 वोल्ट है। तो इसका जो करंट होगा वो हाई से लो फ्लो होगा। तो इसमें जो करंट है वो इस तरह से फ्लो होगा। इसमें मान लीजिए कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले में सेम चीज़ है, तो I1 इधर में गया होगा, है ना। ये I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर में आपको बोला गया था क्या कि अगर रजिस्टर रहेगा तो रजिस्टर के केस में VH माइनस VL इज इक्वल टू कितना लगता है, तो I इंटू R लगता है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कितना है, 14 माइनस लोअर कितना, 0। I कितना हमको मालूम नहीं, R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो I1 इज इक्वल टू आ चुका है यहाँ पे कितना, तो 7 एम्पियर आ चुका है। कितना एम्पियर, 7 एम्पियर आ चुका है। I1 बराबर कितना आ गया, 7 एम्पियर आ चुका है। इसमें चलिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, 6 वोल्ट है। हाइयर है, लोअर है, तो इधर में इस तरह से चलेगा करंट। इसमें मान लीजिए कितना भर रहा है, I2 भर रहा है इस तरह से। कितना है, I2। तो I2 इसमें कैसे लिखाएगा, अक्रॉस द रजिस्टर है ना। तो अक्रॉस द रजिस्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस VH माइनस VL बराबर कितना, I इंटू R के बराबर। VH कितना है, 10 है, VL कितना है, 6 है, बराबर कितना, I आपको मालूम नहीं, है ना। R कितना है, इसमें 2 है। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इधर से 2 एम्पियर, इधर से कितना आ गया, 7 एम्पियर है। तो टोटल जो करंट इसमें कितना चला जाएगा, 7 + 2 बराबर कितना चला जाएगा, तो 9 एम्पियर चला जाएगा, जिसका I3 का वैल्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू 9 एम्पियर। तो I3 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, इधर से आया I1, इधर से गया I2, दोनों मिलके I1 + I2 मिलके क्या हो गया, I3, दैट इज इक्वल टू 9 एम्पियर। 7 और 2 9 एम्पियर। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सर्किट थ्योरी था। ठीक है, अब इससे अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है देन वी विल यूज KCL एंड KVL। तो अब बात आता है KCL और KVL का, है ना। अब बात आता है किसका, तो KCL और KVL का, है ना। अगर इस थ्योरी को लगा करके आप नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा और कुछ का ज़रूरत है, देन वी विल यूज KCL एंड KVL, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे हम लोग। चलिए
देखिए जो किरचॉफ्स लॉ है ना, जो किरचॉफ्स लॉ है वो क्या बताता है, देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। इसका दो लॉ है, कितना लॉ है, दो है, दो नियम इनके। पहला जो है वो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। इस लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। दूसरा जो है इसका नाम क्या है, सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसका नाम क्या है, और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसको कहते हैं ना, या तो इसको हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप लॉ कहते हैं। देखिए जरा इसमें क्या बोलता है केसीएल में, कि किसी भी सर्किट में, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सम ऑफ द करंट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे में हमने मान लीजिए यहाँ पे कि 3-4 सर्किट है, यहाँ पे ब्रांचेज निकला इस तरह से। तो मान लीजिए इसमें इधर में I1 करंट गया, इसमें कितना गया, I2 गया, है ना। यहाँ I3 जो है वो क्या गया है, अंदर गया है, I4 बाहर निकल गया है, और I5 जो है वो अंदर आया। देखिए किसी भी जंक्शन पे देखिएगा, सर्किट में देखिएगा आप जंक्शन पे, तो या तो करंट वह आ रहा होगा उस जंक्शन पे, या तो वहाँ से वो क्या कर रहा होगा, तो जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है वो दो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट एक होगा, एक दूसरा क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार, केसीएल के अनुसार क्या होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट जो होता है वो सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, या तो टोटल इनकमिंग करंट जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू केसीएल, टोटल, देखिए अकॉर्डिंग टू केसीएल एट ए जंक्शन, कहाँ पर, जंक्शन पर, एट ए जंक्शन, टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। इस चीज़ इसमें बताया गया। तो अगर यहाँ से बात लिखा जाए तो यहाँ पे देखिए टोटल इनकमिंग आने वाले कौन कौन है, ये 3 आ रहा है जंक्शन पे, और कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो I3 और प्लस I5 अगर जोड़ दिया जाए तो आपको टोटल कितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा है वो चीज़ मिल गया, बराबर क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग में कौन कौन है, यहाँ से निकल कौन रहा है, I1 I2 है, और कौन है, I4 है। I1 प्लस I2 प्लस कितना हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू क्या हो चुका है, टोटल आउटगोइंग हो चुका है। दिस इज कॉल्ड केसीएल। याद रखिएगा कि ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज के कंजर्वेशन पे काम करता है। चलिए, है ना, ये जंक्शन पे लगता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। हम दूसरा हम सीखते हैं यहाँ पे क्या, केवीएल सीखते हैं। ठीक है, तो केवीएल जैसे मान लीजिए क्या है, तो यहाँ पे एक इस तरह से सर्किट है, इस सर्किट में जो है वो 3-4 क्या लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे आपको। मान लीजिए क्या है, डिवाइस नंबर 1 है, 2 है, एक है, 3 है, एक क्या है, 4। इसके क्रॉस में V1 मिल रहा है, इसके क्रॉस में V2, इसके क्रॉस में V3, इसके क्रॉस में क्या है, V4 है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ये मान लीजिए इसका जो टर्मिनल, ये प्लस, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, जैसे आपको मर्जी है वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है, प्लस है ना, प्लस है, माइनस है। तो इसमें क्या बोलता है कि केवीएल में क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बोलता है क्या कि एक क्लोज सर्किट में, या तो एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है ना। द सम ऑफ, देखिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, केवीएल के बारे में हम लिख रहे हैं, है ना, इन ए क्लोज्ड सर्किट, है ना, इन ए क्लोज सर्किट द algebraic sum of potential differences जो होता है वो क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। देखिए एक केवीएल लिखने के लिए हम लोग एक लूप में कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना, एंड इन एनी डायरेक्शन। तो मान लीजिए ए पॉइंट जो है वो क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, ए क्या है, तो सी है, अब ए क्या है, तो डी है। तो जब केवीएल आप अप्लाई करेंगे कहीं पे भी,
तो आपको वहाँ पे लिखना होगा है ना कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके ए स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा सा हटाइए इसको, जगह का थोड़ा अभाव है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और कौन से डायरेक्शन में चलने पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम जब चलेंगे तो सबसे पहले 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की जगह पे बैटरी आ सकता है, कैपेसिटर आ सकता है, रजिस्टर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब कि जिसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता हो, ठीक है। अब जरा सा देखिए, इस प्लस का मतलब होता है हाइयर पोटेंशियल और माइनस का मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। प्लस का मतलब क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या होता है, तो लोअर पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में एक रूल बताता है क्या, कि अगर पोटेंशियल घट रहा हो, क्या हो रहा हो, घट रहा हो, मतलब कि हाई से लो जा रहा है, हाई से क्या आ रहा है, लो, हाई से लो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। और अगर लो से हाई हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, तो प्लस लिखेंगे। तो ए से चलने के लिए स्टार्ट किया तो हमको मेरा डिवाइस नंबर है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इसके क्रॉस में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हाई से लो हो रहा है, तो इसमें लिखा जाएगा -V1। आँख मूंद के प्लस लिखेंगे एकदम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे V2 जो है वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा। यहाँ पे देखिए, माइनस कहने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है, इसका मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो लो से हाई हो रहा है, लो से हाई मतलब पोटेंशियल इसके क्रॉस में बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस लिया जाएगा, क्या हो गया ये, V2। अगला फिर से प्लस, उसके बाद में इसमें चलिए, ये प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब कि हाई से लो हो रहा है, तो ये लिखा जाएगा इसको क्या, है ना, -V3 लिखा जाएगा, प्लस। उसके बाद में फिर से 4 नंबर वाला, ये प्लस है, हाइयर से लोअर जा रहा है, फिर से हाँ ठीक है, ये V3 कितना, हाँ ठीक है, फिर से क्या हो रहा है, ये हाई से लो जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, -V4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से हम यहीं पे पहुंच गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, 0 हो जाएगा वो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ए माइनस हो गया, उसके बाद में ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, उसके बाद में ए प्लस हो गया, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर हाई से लो हो तो माइनस लिखना, अगर लो से हाई हो तो प्लस लिखना है इसमें। उसके बाद में ज़रा सा देख लीजिए क्या हो गया, ए -V1 है ना, प्लस V2, ए -V3 और ये -V4 जो है एक पोटेंशियल का इक्वेशन निकल चुका है, यहाँ से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर हम, अच्छा याद रखिएगा कि जो KVL है, एक KVL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, है ना। जो KCL है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, और KVL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। बोर्ड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो KVL से हो जाए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना, नो डाउट। चलिए, एक सर्किट ले रहे हैं ऐसा, एक बैटरी, उसके बाद में फिर से क्या है, रेजिस्टेंस है, उसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस है, उसके बाद में बैटरी लगाया फिर से, उसके बाद में इधर में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इसका वैल्यू ज़रा ले लीजिए, ये कितना है, 20 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, ये है 10 वोल्ट, अब ये है कितना, तो 2 ओम है ना। बोल रहा है इसमें क्या, कि इस सर्किट में करंट जो है वो कितना फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट जो है वो कितना फ्लो होगा, आपको ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो सर्किट है, देखिए इसमें ब्रांच तो अवेलेबल ज़्यादा है नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि इसमें जो करंट है ना वो कितना फ्लो हो रहा है, कुछ हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जरा से देखिए, ये आपका क्या है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए इसमें तो साफ मालूम चल रहा है कि ये पावरफुल बैटरी है, थोड़ा सा इससे कमज़ोर बैटरी है, 10 वोल्ट वाला जो है 20 से क्या है, थोड़ा कमज़ोर है। तो इसमें जो करंट बहेगा इस तरह से वो बहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको करंट का डायरेक्शन मालूम नहीं है, फिर भी कोई भी डायरेक्शन में ले लीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे उल्टा मान के चलते, हमको कुछ पता नहीं था, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट कितना बह रहा है, तो I बह रहा है, कितना बह रहा है इसमें, तो I करंट इसमें बह रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना वो लिख सकते हैं, है ना। चलिए,
देखिए यहाँ पे कितने डिवाइस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक 5 डिवाइस है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए है, ए क्या है, बी है, ए सी है, ए क्या है, डी है, ए ई है, ए क्या है, एफ है, ए क्या है तो जी है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करने पे कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो ए से हम चलना चालू किया, तो सबसे पहले कौन मिला इसमें, तो ए मिला है। अब जरा से देखिएगा, इसमें हमने करंट को बहाया है, क्या किया, करंट को बहाया। इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर हमने बहाया, इसका मतलब क्या है, हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। बैटरी में आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, छोटा वाला डंडा को लोअर पोटेंशियल लिखना है, बड़ा वाला को हाइयर पोटेंशियल लिखना है। इसमें करंट जो इस तरह से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाइयर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, है ना। इसमें करंट इस तरह से पास कर रहा है, इसका मतलब ये हाइयर है, लोअर है। एक इसमें कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है ज़्यादा, ये माइनस है मतलब लोअर है, ये क्या है, हाइयर है। उसके बाद ये खत्म हो गया। चलिए रेजिस्टेंस नंबर 1, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई इंटू आर के बराबर होता है। तो इसमें करंट कितना पास कर रहा है, आई, रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, आई इंटू 2 हो जाएगा। आप ये बताइए कि ये जो आई इंटू 2 होगा वो प्लस में लिखाएगा कि माइनस में। तो पीछे में बताया गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सॉरी पोटेंशियल अगर घटे तो माइनस, अगर बढ़े तो प्लस। तो यहाँ पे हाई से लो हो रहा है, देखिए जैसे जैसे पास कर रहे हैं तो हाई से लो हो रहा है, हाई से लो मतलब माइनस। उसके बाद में अगला यहाँ पे देखिए लो से हाई हो रहा है, लो से हाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लिखाएगा कितना, तो 10 वोल्ट। अगला ये यहाँ पे है ना, ये देखिए फिर से हाई से लो हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, आई इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से देखिए हाई से लो हो रहा है, इसका बाद में कितना लिखाएगा यहाँ पे, तो आई इंटू कितना लिखाएगा, तो 6 लिखाएगा। उसके बाद में फिर से देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस, मतलब कि फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, है ना, घट रहा है ना, हाई से लो हो रहा है, घट रहा है, तो फिर से क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, फिर से वहीं पे पहुंच गए तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज इक्वेशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन हो गया, -2i + 10 -4i -6i -20 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, -6, सॉरी 6, 4 और 2 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, -10i, इधर में कितना बचेगा, -10 बचेगा बराबर 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से -10i इज इक्वल टू 10, तो i बराबर आ चुका है कितना, -1 एम्पियर आ चुका है ना। i बराबर कितना आ चुका है, -1 एम्पियर आ चुका है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए झूठा हुआ गड़बड़ है। 2 और 4 कितना, 6 और 6 कितना, 12 हो जाएगा ना, तो -12i इज इक्वल टू -20, इधर में -20 और +10 कितना आ जाएगा, -10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा, -10, है ना, -10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखिए ये -12i बराबर कितना, उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना, 10 डिवाइडेड बाई -12, तो -10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा सा बात समझिए यहाँ पे कि हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया था वो तो हमको पता नहीं था ना कि कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो याद रखिएगा कि केवीएल सोल्व करने के बाद में, है ना, केसीएल केवीएल सोल्व करने के बाद में अगर आई का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि जो आप डायरेक्शन लिए हैं ना उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन जो होगा वो सही करंट का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया, जो एक्चुअल डायरेक्शन आएगा करंट का वो क्या हो गया, माने हुए डायरेक्शन का क्या होगा, उल्टा जस्ट कर लेंगे। हम लोग इस डायरेक्शन में बहाए हैं ना, क्लॉकवाइज में ना, इसमें डायरेक्शन क्या बहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। ये चीज़ कब होता है, जब यहाँ पे माइनस आएगा करंट का वैल्यू तब। अगर प्लस आता तो जैसे हमने लिया था वैसे ही रह जाएगा। चलिए, तो एक केवीएल का प्रॉब्लम हो चुका है। चलिए अब टॉपिक जो है वो छोटा छोटा आसान आसान टॉपिक बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ भारी बचा हुआ नहीं है, तो लास्ट तक बने रहें एकदम। चलिए अब पढ़ना है हम लोगों को, है ना, 9 नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या पढ़ना है, इसमें रेजिस्टेंसेस पढ़ना है। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं, दो ही ले रहे हो, एक क्या है R1 है, एक क्या है R2 है। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें जो करंट बहता है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में हमने बैटरी इस तरह से जोड़ दिया होगा, है ना, तो इसमें जो करंट बहेगा वो दोनों में वो जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसमें जो करंट होता है हर एक रजिस्टर से वो क्या होता है, तो सेम होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर एक रजिस्टेंस से। अगर यहाँ पे एक क्या होता, सेम सेम रहता है ना, फोर इन सिमिलर रेजिस्टेंसेस का बात करें तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहाँ तक, तो एन टर्म तक, तो हो जाएगा N इंटू आर हो जाएगा। कौन से केस में, तो सीरीज के केस में। ठीक है, कैपेसिटर में आपको बताया गया था जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब कि इसका जो सीरीज है उसका पैरेलल और इसका पैरेलल उसका सीरीज के बराबर रहता था। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि अच्छा इसका डिफिनेशन भी जाएगा इन टू इंड, अगर इन टू इंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हर एक रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट इंड होगा वो एक जगह पे रहेंगे और हर एक रेजिस्टेंस का जो सेकंड इंड होगा वो कहीं दूसरे कॉमन पॉइंट पे रहेंगे, है ना। तो इस तरह के हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, क्या है R2 है। इधर से मान लीजिए कि करंट कितना आया, I आया, I आया, I आया, इसमें चला गया कितना I1, इसमें चला गया कितना I2, इसमें आया कितना I1, इसमें कितना I2, और फिर से I1 और I2 मिलकर क्या बन गया I, और फिर से बैटरी में चला गया कितना I चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना वो जिस तरह से इसमें करंट को सेम लिखा गया था सेम नहीं होगा इसमें करंट, इसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा डिफरेंट। सेम क्या मिलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया ना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम मिल जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है हर एक के क्रॉस में क्या होता है सेम, चाहे रेजिस्टेंस आप सेम लगाइए अलग लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस केस में भी करंट जो है वो सेम हो जाएगा कब, जब दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर हो जाए तब, और इस केस में भी वोल्टेज का वैल्यू बराबर हो जाएगा कब, जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तब। अगर जनरल बात बोला जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हर एक के क्रॉस में बीच में, और सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट क्या होता है सेम होता है। बात समझ में आ गया, चलिए। अच्छा, इसका R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस कितना हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। अगर मोर देन 2 रहता तो इसी तरह से हम लोग जुड़ते जाते उल्टा करके। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप उलट के कैलकुलेशन करके लाओगे देन इट विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगा यहाँ से। अगर आप यहाँ से फोर इन सिमिलर रेजिस्टेंस का बात करते हो तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा वो R बाई क्या हो जाएगा N हो जाएगा। बात समझ में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कितना हो जाएगा R बाई N हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, है ना, सर्किट सोल्व करने के और भी तरीके होते हैं थोड़ा सा, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को। करंट डिवीजन मेथड, है ना, 10 में क्या है, तो करंट डिवीजन मेथड है, करंट डिवीजन मेथड। शॉर्ट में किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा करंट डिवीजन मेथड में, है ना। तो इसमें देखिए ये है आपका क्या, मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंसेस है इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से बैटरी से जोड़ा गया था। ये R1 है, ये क्या है R2 है ना। इसके क्रॉस में क्या वोल्टेज लगा हुआ है V लगा हुआ है। तो इसमें मान लीजिए कि करंट कितना चला गया I1 चला गया, इसमें कितना चला गया I2 चला गया, इधर से कितना आया था तो I1 आया था, ठीक, सॉरी I आया था। तो अब जरा से देखिए दोनों रजिस्टर के क्रॉस में जो V है वो क्या है V1 के बराबर कितना है V2 है ना। और V1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं I1 इंटू कितना हो जाएगा R1, और ये क्या हो जाएगा I2 इंटू कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा से देखिए यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें हैं हमको क्या लाना है करंट डिवीजन मेथड लाना है ना, मतलब कि करंट जो किस तरह से डिवाइड होगा, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 10 एम्पियर इसमें हम लोग फ्लो करवाए हैं तो किस तरह से बटेगा वो चीज़ हमको लाना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना ये R2 डिवाइडेड बाई R1। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या इसका एग्जाम्पल पे, ठीक है, कि मान लीजिए
ए कितना है, तो ए है तो आपका कितना 4 ओम है, और ए जो है वो कितना है तो 2 ओम है, ठीक है, समझे ना। और इसमें जो वोल्टेज लिया गया है और कितना लिया गया है 12 वोल्ट लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 2, और नीचे में कितना आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, तो 8/6 आ गया। तो आई जो टोटल निकल के आएगा यहाँ पे वो भी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, भी बराबर कितना है 12, नीचे में 8, ऊपर में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 4 दिया कितना आ जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। सही कटा है ना कि गलत कटा है? काट के देखते हैं थोड़ा सा फिर से, कितना है 12, नीचे में 8, ऊपर में 6, 2 चौ 8, 3 चौ 12 है ना, 3 चौ 12, ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया कितना आ गया तो 9 एम्पियर आ चुका है। कितना आ चुका है 9 एम्पियर। अब ज़रा से देखिए ये जो है ना यहाँ पे इसमें जो टोटल करंट जो बह रहा है कितना बह रहा है, ये 9 एम्पियर का करंट बह रहा है ना, कितना बह रहा है इसमें 9 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है, ठीक है। अब इसमें 9 एम्पियर का करंट जब बह रहा है तो फिर क्या होगा कि इसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कितना है, तो I1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। R2 यहाँ पे कितना है 2 है, और R1 यहाँ पे कितना है आपका तो 4 है, ठीक है। तो इसका जब रेशियो निकालिएगा 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2 निकल के आया, मतलब कि I1:I2 जो आया है वो 1:2 कितना आया 2 आया। मतलब कि ये जो टोटल करंट है इन दोनों को मिला करके वो टोटल 3 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना भाग में 3 भाग में, जिसमें से 1 गुना जो है 1 भाग जो है चला जाएगा किस में I1 में चला जाएगा, है ना, और 2 भाग जो है वो चला जाएगा कहाँ पे तो ये इस वाले में चला जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट क्या होता है ज़्यादा जाता है ठीक है। इधर देखिए, तो कहने का मतलब कि टोटल करंट को कितना भाग में बांटना है आपको 3 भाग में, 2 1 3 भाग में बांटना है। तो I1 जो हो जाएगा वो टोटल करंट का 1/3 पार्ट हो जाएगा, और I2 जो हो जाएगा वो टोटल करंट का कितना आ जाएगा 2/3 पार्ट हो जाएगा। तो I1 बराबर यहाँ पे आ चुका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I है ना 9 एम्पियर है, तो 9/3 बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा, है। यहाँ पे I2 बराबर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 9 × 2 डिवाइडेड बाई कितना 3, 3 दिया 9, 3 दूनी ये 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से शॉर्ट में सोल्व करने का तरीका है, बड़े बड़े चीज़ में आप कर लेंगे, इतना ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम सीधा देखिएगा कि इधर से 9 एम्पियर आ रहा है, इनका रेशियो निकालिए सबसे पहले, तो 1:2 आएगा, 3 भाग में बांट दीजिए, जिसमें से जो ज़्यादा वाला है वो कम वाला लेगा पार्ट, और जो कम वाला वो ज़्यादा वाला लेगा। तो एक करंट डिवीजन मेथड होता है। एक इसमें और है, इसका अगला वाला पार्ट है वो है पोटेंशियल डिवीजन मेथड या वोल्टेज डिवीजन मेथड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कितना 11 नंबर ना, ये क्या है वोल्टेज डिवीजन मेथड, है ना, वोल्टेज डिवीजन मेथड। तो वोल्टेज डिवीजन मेथड में क्या बोलता है, जैसे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक के क्रॉस में वोल्टेज जो है ना वो अलग अलग पाया जाता है। तो ये मान लीजिए क्या है R1 है, क्या है R2 है, इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या लिया गया V लिया गया। तो इसके क्रॉस में मान लीजिए कि कितना आता है V1 आता है, इसके क्रॉस में V2 आता है, तो V1 और प्लस V2 आप कीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो करंट है वो दोनों में करंट क्या जा रहा है तो सेम पास हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि V1 बराबर क्या होता है I × R1 हो जाएगा, है ना, दोनों में जो करंट है वो क्या जा रहा है सेम जा रहा है। मतलब कि I1 बराबर कितना I1 बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर होता है कितना V डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब क्या है कि V1 क्या जी V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये R1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई क्या R2। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। फिर से एग्जांपल ले लीजिए, ये कितना है 2 ओम है, और ये कितना है तो 4 ओम है, ये जो वोल्टेज जो कितना है तो 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 12 वोल्ट है। इनका वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग V1 डिवाइडेड बाई V2 जो निकलेगा वो R1 कितना है यहाँ पे 2, ये कितना है 4 है, ये कितना है 2 है, कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 1/2। कहने का मतलब कि V1:V2 जो आ रहा है फिर से वो 1:2 आ रहा है। मतलब कि फिर से जो टोटल वोल्टेज है उसको 1 और 2 कितना 3 भाग में बांटना है, जिसमें से जो V1 है वो 1 भाग हो जाएगा किसका तो टोटल वोल्टेज का, तो V × 1/3 पार्ट हो जाएगा, और दूसरा का जो है वो दो भाग वो लेगा कितना में से
टोटल का 2/3 पार्ट ले लेगा वो। तो V1 इज इक्वल टू आ चुका है कितना 12, नीचे में 3, तो कितना आ जाएगा ये 4 वोल्ट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा V2 बराबर आपका ये 12, ये कितना आ जाएगा 2/3, 3 4 12, 4 दूना कितना 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ चुका है कितना, ये इसके क्रॉस में आ गया 4 वोल्ट और इसके क्रॉस में कितना आ गया तो 8 वोल्ट आ गया, है ना। इधर देखिए V बराबर कितना I इंटू R, करंट सब में सेम था, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए कम रेजिस्टेंस वाला 2 वाला 4 ही लिया है और 4 वाला कितना ले लिया है 8 ले लिया है, दोनों को जोड़िए 8 और 4 कितना 12। ठीक है, कंफर्म है एकदम, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते जाइए फटाफट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 13 में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। ठीक है, हम बता देंगे कि अनबैलेंस क्या होता है, पहले बैलेंस हमको बताने दीजिए। तो इसमें जो है ना एक सेटअप है, सेटअप तैयार करना पड़ता है, सर्किट तैयार करना पड़ता है इसमें। अच्छा नहीं बना। देखिए बीच में ना है, बीच में जो है वो आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं या तो फिर गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दोनों लगाया जाता है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है तो रेजिस्टेंस होता है। चलिए, तो इसको आप गैल्वेनोमीटर मान लेंगे। इधर में क्या लगा हुआ है तो बैटरी लगा दिया हमने, यहाँ पे एक स्विच दे दीजिए ताकि ऑन ऑफ करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3, ये क्या है R4 है ना। इसको मान लीजिए क्या तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG है जो R5 के बराबर होगा। इसमें नाम दे दीजिए थोड़ा सा, A है, ये क्या है B है, ये C है और ये क्या है D है। देखिए ये V वोल्टेज का बैटरी है, प्लस है माइनस है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बोलता क्या है कि इन 5 रेजिस्टेंसों को इस तरह से अरेंज कीजिए, इन 5 रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज कीजिए कि इस बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, इस बीच वाला रेजिस्टेंस से क्या होए तो करंट नहीं जाए, करंट पास नहीं हो, यही बोलता है। ठीक है, क्या बोला इसने कि इस सर्किट को आप इस तरह से अरेंज कीजिए, ये R1 R2 R3 R4 को इस तरह से अरेंज कीजिए, है ना, कि इस बीच वाला रेजिस्टेंस से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो। बात समझ में आया, यही आपका क्या बोलता है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है। अब इसका मतलब क्या है कि इस वाला से करंट नहीं पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। क्या है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा मतलब VG कहे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं क्या कि इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक जगह पे C है, एक जगह पे क्या है D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या VC माइनस VD बराबर क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, है ना, तो क्या रहा होगा कि C और D का जो पोटेंशियल है विभव जो है वो क्या है दोनों का सेम हो गया। तब तो दोनों का पोटेंशियल को घटाने पे कितना आ रहा है वैल्यू तो 0 आ रहा है, इसलिए उसमें करंट जो है वो नहीं फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जब ऐसा कंडीशन इसमें पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं, है ना, अपना भाषा में याद कर लीजिए इसको क्या बोलते हैं ब्रिज। तो याद रखेंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज के इस साइड जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ऊपर बटा नीचे, क्या ऊपर बटा नीचे जो है इज इक्वल टू ब्रिज के राइट साइड ऊपरे डिवाइडेड बाई क्या तो नीचे वाला रेजिस्टेंस। ये इसका क्या निकल के आता है तो इसका रिजल्ट निकल के आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो ब्रिज के लेफ्ट साइड में अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू ब्रिज के राइट साइड में रेजिस्टेंस का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब क्या है दिस इज अ बैलेंस्ड टाइप ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है, अगर ये चीज़ इक्वल नहीं आ रहा है यानी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो अनबैलेंस वाला तो छोड़िए अभी, है ना। तो ये बैलेंस वाला का बात करते हैं। तो बैलेंस जब हो जाता है इसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा, बैलेंस जैसे ही होता है तो बीच वाला रेजिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इससे जरा सा भी करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आपको ऐसा सर्किट में दिखेगा, देन यू विल रिमूव द दिस फिफ्थ रजिस्टर और फिफ्थ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो सर्किट को सोल्व करने के लिए आसान कर देता है। देखिए कैसे, अभी जब बीच वाला हट गया ना, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला को सीरीज में जोड़ लेंगे, ऊपर नीचे नीचे वाला को सीरीज में जोड़ेंगे, ऊपर दोनों से एक रेजिस्टेंस, नीचे से दो एक रेजिस्टेंस, और दोनों को फिर क्या करेंगे, तो पैरेलल में जोड़ लेंगे, आ जाएगा, फिर फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यही अगर ऐसा रहता तो नहीं कर पाते आप। अगर इससे करंट बहता है ना, तो इस प्रोसेस से आप सीरीज पैरेलल करके नहीं बना सकते थे। इसको हटा देने से देखिए कुछ है ही मतलब नहीं, ये दोनों सीरीज में लग जाएगा, ये दोनों सीरीज में लग जाएगा, फिर पैरेलल में लगा के आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बैटरी या तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है ना, डिफिनेशन वगैरह आप लोग देख लेंगे। बैटरी जो है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है, चार्ज का सोर्स है। तो देख लीजिए, आप लोग को अगर पढ़ाया गया होगा तो याद होगा, है ना, कि बैटरी के अंदर में, सेल के अंदर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से जो वोल्टेज मिलता है वो आपका होता है ए, जिसका नाम क्या है, ई, और ई को बोलते हैं हम लोग क्या, तो EMF बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट बी है, तो ये VA माइनस VB जो है ना, ये VA माइनस VB जो है, इसको बोला जाता है क्या, आउटपुट वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, इसके क्रॉस में जो मिल रहा है इसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है ना, ये जो एनर्जी है, करंट जो है उस बैटरी के डाइलेक्ट्रिक से अंदर में जो मटेरियल है उससे पास करता है, तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उस रेजिस्टेंस से जब पास करता है करंट, तो वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगने की वजह से हीट में बदल के एनर्जी वहाँ पे लॉस होता है। तो हम लोग वो टोटल एनर्जी हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं बैटरी से, जो केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से मिलता है, कुछ लॉस हो जाता है, उसके बाद में हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या, कि जो आउटपुट मिलेगा ना वो थोड़ा कम होगा, किससे, मान लीजिए इसमें करंट कितना बह रहा था, I बह रहा था, I करंट दे रहा था, E माइनस कितना आ जाएगा, तो I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। या तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस कितना, I इंटू आर। ठीक है, तो ये जो केस है वो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब कि जब बैटरी से हम लोग एनर्जी लेंगे तब, है ना, बैटरी से कोई बाजा बजा रहे हैं या तो फिर बल्ब जला रहे हैं या कुछ ऐसे पंखा वंखा चला रहे हैं, तब डिस्चार्जिंग का केस था। ठीक है, याद रखिएगा कि डिस्चार्जिंग के केस में EMF जो होता है हमेशा बड़ा होता है, किससे, तो आउटपुट वोल्टेज से। किससे, आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होता है, EMF बड़ा होता है। इसका कुछ पार्ट कहाँ पे लॉस हो जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है। चलिए हाँ, ये तो डिस्चार्जिंग का केस हो गया। अगर चार्जिंग रहता, देखिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या फ़र्क है, ये आपका जो था ये ऐसा था, ये भी जो आपका है वो ऐसा ही है। देखिए ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, क्या है, माइनस है। अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हो तो ये बैटरी जो है ना वो आपको एनर्जी दे रहा है। क्या कर रहा है, दे रहा है बाहर में जाके, इधर में बॉल लगा दीजिए इधर में, है ना, ये क्या कर रहा है, इधर में एनर्जी जो है वो बॉल को दे रहा है बैटरी, जब प्लस से निकलता है तब, है ना। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। और इस समय जो होगा वो क्या होगा, EMF इज इक्वल टू V प्लस I इंटू आर के बराबर। ये जो आपका है वो क्या है, चार्जिंग ऑफ बैटरी है। क्या है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। कहने का मतलब एक बड़ा सा बैटरा, कौन सा, बड़ा सा बैटरी नहीं, बैटरा इसको बोलिए, इससे हम लोग डालेंगे, इसमें करंट डालेंगे, है ना, ताकि चार्ज हो। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इस बैटरी में जो करंट है ना वो प्लस वाला से घुस रहा है ना। जब प्लस वाला से एंट्री ले किसी बैटरी में करंट,
तो उसको बोलेंगे कि बैटरी जो है ना वो क्या हो रहा है, तो चार्जिंग में लगा हुआ है। क्या है, चार्जिंग में लगा हुआ है। और इस केस में क्या हो जाता है कि ईएमएफ जो है ना वो छोटा हो जाएगा किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज आपका ये हो गया ना जो बड़ा लगाया हुआ है। इस केस में V बराबर हो जाएगा E प्लस I इंटू क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो धैर्य बनाए रखें, है ना, इत्मीनान से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ाने वाला तैयार है तो आप तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। इतना आसान काम कर दिया गया। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे। तो इसमें भी होगा दो तरह का, एक क्या होगा तो सीरीज होगा। पहला जो है वो क्या होगा, सीरीज होगा। क्या होगा, सीरीज। सीरीज कहने का मतलब कि इस तरह से सेल है, E1 R1, दूसरा फिर से ए प्लस ए माइनस, है ना। फिर ए माइनस वाला किससे जुटेगा जाके, प्लस वाला से, इस तरह से ए क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इनका ये 2 बैटरी 3 बैटरी जितना भी है ना, मतलब 2 या 3 जितना भी सेल है, इनको मिला करके एक बड़ा सा सेल तो रहा होगा ना, है ना। जो ये 3 4 मिल करके जितना काम करेगा वो इतना ही अकेले काम कर देगा, अकेले काम कर देगा। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट। किसका, तो ये इक्विवेलेंट सेल का। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेल है ना। ये क्या है, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेल है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेल है। तो इस इक्विवेलेंट सेल में जो निकल के आता है प्रूफ जो होता है इसमें, वो ई इक्विवेलेंट जो होता है, ईएमएफ इक्विवेलेंट जो हो जाता है इसका, वो E1 प्लस E2 प्लस क्या हो जाता है, E3। अगर जितना है उतना जुड़ते जाइए। और इसमें जो R इक्विवेलेंट होता है ये भी क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाता है, R3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया जाता है कौन वाला, ये पैरेलल वाला। पैरेलल वाले के केस में क्या होता है, पैरेलल वाला मतलब कि इनका जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो सब एक जगह पे रहेगा। ये प्लस माइनस ये R1, ये क्या है, R2 है। इनको इस तरह से जोड़ा गया, और इसी तरह से जोड़ा जाता था, एक बड़ा सा बैटरी बनता, बड़ा सा एक सेल बनता, है ना। जो दोनों तीनों मिल के जो जितना काम कर रहा है ये उतना अकेले काम करता। तो ये हो जाता क्या, ई इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है। इक्विवेलेंट समझ में आता है ना। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, समतुल्य कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। तो इनको जब ये किया जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। इस सीरीज का तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ना। इसमें जो है ना, वो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाता है इसमें E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई, है ना, R3। इस तरह से जुटते जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस, इस तरह से जुटते जाएगा। ठीक है, और इसमें जो R इक्विवेलेंट होता है ना, इसमें जो R इक्विवेलेंट जो होता है दिख रहा होगा ना, R इक्विवेलेंट जो इसमें होता है 1 डिवाइडेड बाई हो जाता है इसमें 1 बाई R1 प्लस, है ना, 1 बाई R2 प्लस कितना, ये 1 बाई R3 प्लस, इसी तरह से वो जुट से जाएगा। इन दोनों को याद रखिएगा, इसको और इसको याद रखिएगा। नीट में कितना बार पूछ चुका है ये सब सारा चीज़, है ना। चलिए, बोर्ड में तो ये चीज़ सेल में उतना कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं आपको कॉम्बिनेशन से। हम तो चाह रहे हैं कि कितना जल्दी ख़त्म हो, स्पीड हम धराए हुए हैं, है ना, फिर भी हम क्या करें। चलिए, अब धीमे धीमे टॉपिक आसान होते जा रहा है। 15 टॉपिक पढ़ चुके हैं आप इसमें। बताइए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, विद्युत शक्ति जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है ये होता है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब कि कोई भी डिवाइस जितना हीट जो है, एनर्जी जो है
वो कंज्यूम करता है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन को करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो पावर। या तो जो P है इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो dw डिवाइडेड बाई आप dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर, है ना। चलिए तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला है, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहला इसमें जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, V बराबर I इंटू आर, ये सब सपोर्टिंग फॉर्मूला है। उसके बाद में P इज इक्वल टू कितना, W डिवाइडेड बाई T, जो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, W बराबर क्या होता है इसमें, VQ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना R, P बराबर I स्क्वायर इंटू कितना R, जो हीट डेवलप होगा, हीट जनरेशन होगा, वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम टेकन। उसके बाद में एक और हीट हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, ये टाइम टेकन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हीट जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, तो W बराबर PT, P कितना था, ये V स्क्वायर बाई R, इसमें टाइम से गुना कर दिए तो इतना हो जाएगा। इसमें पावर कितना था, I स्क्वायर R, I स्क्वायर में T से गुना कर दिए तो आपका क्या निकल गया, वर्क निकल गया, हीट निकल गया, ठीक है। तो ये सब सारा जो चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है, तो फॉर्मूला है जो यूज होगा। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पिछले साल आपको बोला गया था एक जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में बोला गया था ना। तो जूल्स हीटिंग लॉ में यही बोलता है कि किसी रजिस्टर से रेजिस्टेंस है, इससे करंट I बह रहा है, इससे जो हीट जनरेशन होता है वो हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होता है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, है ना। ये 5 नंबर में पूछा गया था पिछले साल बोर्ड में, 2022 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बस लिख करके इसको प्रूव कर देना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। हम लास्ट में करेंगे इसको कब, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा तब। इसमें कुछ क्वांटिटीज है, जैसे में HP, क्या है, HP, है ना। HP जो है वो आपका पावर का यूनिट है, किसका यूनिट है ना, पावर का, हॉर्स पावर। और एक HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट होता है, कितना होता है, 746 वाट होता है। उसके बाद में आता है इसमें क्या, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी का, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, या तो फिर वर्क का यूनिट है, या तो फिर तो हीट का यूनिट है। इन तीनों में से एक किसी का यूनिट है, ठीक है। किलो वाट आवर, देखिए किलो का मतलब कुछ होता नहीं, यहाँ पे 10 के पावर 3 होता है ना। ये W का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पावर है, ये आवर मतलब क्या है, टाइम है। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है या एनर्जी होता है, तो इसलिए ऐसा चीज़ दिया गया। अच्छा एक चीज़ और, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट बिजली के बराबर होता है ना। 1 यूनिट जो है वो आपका कंज्यूम एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक ना। चलिए अगर आपको ये चीज़ पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, तो किलो में कितना, 10 के पावर 3, ये वाट आवर में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। तो 36 गुना 10 के पावर 3 और 2 कितना, 5 वाट इंटू क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। तो 3.6 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, वहाँ 5 नहीं है ना, 5 अभी कितना आ जाएगा, 6, ये जूल हो जाएगा, कितना बराबर, तो 1 किलोवाट आवर बराबर, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हैं, तो 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। आप बिजली बिल पे करते हैं ना कि महीने का 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 50 यूनिट है, 60 यूनिट है, 8 रुपये यूनिट लगता है, तो वही वो यूनिट है ना, वही वो यूनिट है। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर है। बात समझ में आ गया, कहने का मतलब कि 1000 वाट का, 1000 वाट का, 1000 वाट को क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट बोलेंगे। 1000 वाट का आयरन जो है अगर 1 घंटा चलाते हैं, कितना घंटा, 1 घंटा चलाते हैं, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट ये पावर हो गया, 1 घंटा इसका टाइम हो गया 1 आवर, है ना। तो ये 1 किलोवाट आवर आ गया, कहने का मतलब ये 1 यूनिट बिजली के बराबर ये खा जाएगा पावर। मतलब आपको 8 रुपया भरना पड़ जाएगा पैसा, है ना, अगर 8 रुपये के रेट से लग रहा है तो। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ना कुछ चीज़ें डिवाइसेस से पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ना है। जिसमें हमें है क्या, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, तो ये 10th क्लास में पढ़ना था, इधर में भी पढ़ना है, देख लीजिएगा थोड़ा सा कॉपी में जा करके। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में, क्या करता है, वो करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर की करंट जो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, और वो ये भी बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में पास कर रहा है। चलिए एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाया जाता है,
और एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है सर्किट में। अच्छा, एमीटर को सर्किट में, कहाँ पर, सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर में यूज करते हैं, लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर जो है वो भी गैल्वेनोमीटर की मदद से ही बनाया जाता है ना। वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और उस वोल्ट मीटर को, किसको, उस वोल्ट मीटर को हम लोग परिपथ में या तो सर्किट में जिसके क्रॉस में मेजर करना रहता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे देता है। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है 0। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर आता है क्या, तो इन्फिनिटी। वोल्ट मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना बढ़िया वोल्टेज डेवलप मेजर करेगा। एमीटर में जितना कम से कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना बढ़िया इसमें करंट मेजरमेंट होगा। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। 3 टॉपिक और बचा है इसमें, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और एक है कार्बन, जो आपका कलर कोडिंग होता है कार्बन में। तो ज़्यादा समय ना लगेगा, बने रहें, लास्ट तक बने रहें। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की व्यू से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें तो पोटेंशियोमीटर, है ना, क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का क्या देख लेंगे, तो डायग्राम इसका हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे, डायग्राम। क्या देख लेंगे, डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मोटा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ना, ये होता है पोटेंशियोमीटर वायर होता है, यही मेन कंपोनेंट है इसका। इसका नाम क्या है, ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर। क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये देखिएगा, ये मतलब कि अलग अलग मटेरियल से इसको बनाया जाता है। कहीं पे कॉपर भी लिखता है, कहीं पे मैग्नीन भी लिखता है ना। तो कहीं पे आपका नाइक्रोम भी लिखता है, वो जैसा मर्जी है उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, प्राइमरी सेल है, जिसका ईएमएफ कितना दिया है, ये दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, स्मॉल आर है। नीचे से एक और लगाया जाता है सेल को, जिसका ईएमएफ कितना है, तो मान लीजिए इसका कितना है, E1 है, ठीक है। और इसको एक जॉकी के सहारे इधर में कहीं पे लगाया जाता है। इधर में क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर भी रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर, ताकि करंट इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में डिटेक्ट हो सके। ज़रा से देखिए, ए पॉइंट दे दीजिए, ए क्या है, बी है। इसका जो टोटल लेंथ है, इसका जो टोटल लेंथ है क्या है, कैपिटल एल है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, जहाँ पे सट रहा है, ये क्या है, स्मॉल एल है। अच्छा, ये तो हो गया इसका डायग्राम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है एक्चुअली में है क्या। तो बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है क्या करने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विद द ग्रेटर एक्यूरेसी, है ना, विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विद द ग्रेटर एक्यूरेसी। नंबरिंग करके लिखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हो जाएगा, है ना, विच इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तीसरा, विच इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, है ना। और लास्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल, है ना। ये कौन सा सेल है, ये है आपका प्राइमरी सेल है ना। इधर में कि ये चीज़ जो अप्लाई होता है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी सेल होता है। जरा से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें बात समझ में आ गया। बोला गया कि ये जो ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मेजर किया जाता है बहुत ही सही एक्यूरेसी के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और क्या मेजर किया जाता है, तो ईएमएफ सेल। और क्या किया जाता है इससे, तो हम लोग सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है, तो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे जो की पॉइंट है ये होता है इसमें क्या, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग के बोलते हैं। और के बराबर जो होता है, जरा से देखिए, इस तरह से बैटरी जुटा, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, क्या है, माइनस है। तो इधर से करंट ऐसे बहेगा, इधर में चला जाएगा, मतलब ये क्या है, हायर पोटेंशियल है। अब ये क्या है, तो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो जैसे जैसे आगे हम चल रहे हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो कैसे हो रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप जो कैसे हो रहा है ना, लेंथ में, वो चीज़ का मामला इधर में है। तो क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी
कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना लेंथ में, तो ए एल लेंथ में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप इन द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एक के होता है, ठीक है। अब इसमें बोला है क्या कि इनमें इस तार में 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो लेंथ का। अब जैसे आप यही जानिए, इसमें ये क्या निकल जाएगा, के निकल चुका है ना कि एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इतना लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा निकालना हो तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि क्या है कि ये पॉइंट सी है, तो भी ए माइनस भी सी बराबर आपको निकालना होगा। तो क्या कर देंगे बोलिए, ये पर यूनिट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है के, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, के इंटू एल नहीं हो जाएगा, बताइए ज़रा सा। तो भी ए माइनस भी सी बराबर के का वैल्यू कितना है, जो कुछ भी है निकाल लेंगे उधर से, है ना, इतना निकल के आ जाएगा। चलिए अब ज़रा सा हम लोग बात जानते हैं क्या कि हम लोग इसमें ईएमएफ वगैरह कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसमें जब हम लोग रीडिंग लेते हैं ना, तो इस पॉइंट को हम लोग ढूंढते हैं कि वह पॉइंट जो सी है वो कहाँ पर है ना, ताकि इधर में हम लोग ढूंढेंगे ये इधर 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 कहाँ है कहाँ है कहाँ, क्या करने के लिए, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें डिफ्लेक्शन को क्या करने के लिए, जीरो करने के लिए। बात समझ में आया, क्या करने के लिए, जीरो करने के लिए। मतलब इसमें जो करंट है आपको नहीं बहने देना है, क्या करना है, करंट जो है वो नहीं बहने देना है। अब करंट नहीं बहने देना है तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट कितना है, डी है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कुछ रेजिस्टेंस होता है और इसमें आप करंट नहीं बहने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि भी सी बराबर कितना हो जाएगा, भी डी हो जाएगा, ठीक है। तब ना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा, तक करंट प्रभाव उसमें नहीं होगा। चलिए अब ज़रा सा देखिए, ए सी है, ए डी है, और यहाँ पे भी ये क्या मिल जाएगा आपको, ए ही मिल जाएगा, है ना, ये सेम पॉइंट है। तो ए आपका जो ईएमएफ ए जो E1 है वो क्या है आपका, बताइए ज़रा सा। ए भी ए माइनस भी डी है कि नहीं है, बताइए। ये भी डी बराबर कितना है, भी सी है कि नहीं है। ईएमएफ इज इक्वल टू भी ए और माइनस डी के जगह पे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, भी सी। अब ज़रा से ऊपर देखिए, ये भी ए माइनस भी सी जो है आप निकाल चुके हैं कहाँ से, के इंटू एल करके, तो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आ गया, के इंटू एल आ गया। तो ये बताइए कि एक अनजान बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या तो ईएमएफ मेजर कर दिए कि नहीं कर दिए ना। तो इसलिए बोला जाता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो है ना क्या करता है, तो बैटरी के ईएमएफ को क्या करता है, तो मेजर कर देता है, ठीक है। अगर ये चीज़ अननोन रहेगा तो ये चीज़ को मेजर कर देगा। अच्छा, उसी तरह से बोला था क्या कि इट कैन कंपेयर, इट इज़ यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। तो मान लीजिए कि और भी सेकेंडरी सेल है इसमें, है ना, इधर से इस बार जो अगला बार जो है ना, जो जौके है वो दूसरे जगह पे कहीं पे जा करके करता है। तो इधर से आपका E1 निकल है ना, E1 निकल जाएगा, इधर से आपका E2 निकल जाएगा, दोनों को बाद में कंपेयर कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा है, कौन सा का क्या है तो कम है, ठीक है। तो याद रखें कि हम लोग उस पॉइंट को खोजते हैं जहाँ पर इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिले, जीरो मिले। तो इसका ईएमएफ कितना निकल के आ जाता है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका के इंटू एल, जहाँ पे के क्या है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया आपको। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में है मीटर ब्रिज, मस्त एकदम, है ना। कितना नंबर पॉइंट है, बाप रे बाप, 19 नंबर चल रहा है। 19 नंबर, 19 खत्म हो गया, 19 नंबर में पढ़ना था, ठीक है। 20 नंबर में क्या है आपका, मीटर ब्रिज, क्या है, मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज का सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है। मीटर ब्रिज का क्या देखेंगे, तो डायग्राम देखेंगे। इसमें भी जो है वो उसी तरह से एक मोटा वायर लगाया जाता है, ठीक है। और नीचे से क्या दिया जाता है इसमें, तो बैटरी लगाया जाता है। ये स्विच दे दीजिए आप, यहाँ से लगा दीजिए,
ठीक है। इसका वोल्टेज या ईएमएफ कितना है, ई है। ए आरबी होता है, आरबी क्या है तो रेजिस्टेंस बॉक्स, ए अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है अननोन रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ए जो है ना ये पत्ती है, ए आपका क्या है, ए आपका है वही वायर, पोटेंशियोमीटर वायर है आपका, ठीक है, मेटेलिक वायर रहता है। अच्छा, और काम क्या करना है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लाया जाता है ना, उठा करके गैल्वेनोमीटर, और इसको सटाया जाता है इधर में कहीं पे, ठीक है। तो इसका जो टोटल लेंथ है, याद रखिएगा कि मीटर ब्रिज में इस वायर का जो टोटल लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होता है तो 100 cm होता है। कितना, 100 cm। तो मान लीजिए कि यहाँ से कि एल लंबाई पर एल सी एम पे ए टच करने के बाद में इसका जो डिफ्लेक्शन है ना, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा जी, बताइए ज़रा सा। ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में। आपको इस एल को ढूंढना है कैसे, तो डिफ्लेक्शन 0 कहाँ पे शो कर रहा है वो चीज़। अब जरा सा देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है। एक आपका रेजिस्टेंस ऊपर में, रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है जिसमें जितना मन है उतना रेजिस्टेंस आप मतलब कि घटा बढ़ा सकते हैं, बटखारा के जैसा, है ना। तो एक रेजिस्टेंस इधर हो गया, एक रेजिस्टेंस इधर हो गया, और दो रेजिस्टेंस नीचे में लगा हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इनका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनने वाला है। देखिए एक ऐसा बीच से आया है गैल्वेनोमीटर, ये चला गया ऐसा, ये वाला देखिए ए वाला पार्ट है, एल वाला पार्ट। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस नीचे में और है, और एक रेजिस्टेंस ऊपर में और है, ऐसा कुछ है। और नीचे से क्या है तो वोल्टेज वगैरह को दिया गया है, सप्लाई दिया गया है, यही है। बात समझ में आया। ऊपर में रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है, ये क्या है आर बी है, ये क्या है एक से, ये आपका क्या है तो एल लेंथ का आपका रेजिस्टेंस था, है ना। एल लेंथ का क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है तो 100 माइनस एल वाला था, ठीक है। तो इसको मान लीजिए R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है R4 है। देखिए यह नॉन रेजिस्टेंस था। अब इसमें बोला गया था क्या कि एल का आप वो वाला वैल्यू ढूंढेंगे जहाँ पर क्या होगा तो डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। डिफ्लेक्शन 0 कहने का मतलब कि इसमें करंट नहीं पास कर रहा है, मतलब इसको हटा दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो है इसमें डिफ्लेक्शन जब 0 शो कर रहा था तो ये जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, इसका मतलब क्या है कि R1 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा R1 नीचे में R3 इंटू कितना हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस डिवाइस से क्या किया जाता है तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ए वाला वैल्यू आप कैसे लाइएगा, ए R3 R4 इसमें बोल देगा, ठीक है, कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा है कुछ 2 ओम पर सेंटीमीटर ऐसा कुछ है। तो इसका लंबाई मालूम रहेगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में है तो 10 दूना कितना 20 ओम हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ रहेगा वो निकल के आ जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि इस वायर में स्पेसिफिकेशन दिया कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम पर सेंटीमीटर है, तो R1 जो हो जाएगा, R1 नहीं नाम क्या है R3 बराबर L इंटू कितना हो जाता है 2, और उधर वाला जो है आपका कितना R4 जो है वो कितना हो जाता है 100 माइनस L इंटू कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। L का वैल्यू पुट कीजिए फटाफट निकल जाएगा वो। तो याद रखें कि मीटर ब्रिज जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे अननोन रेजिस्टेंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या किया जा सकता है ना, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी के साथ में निकाला जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक बच रहा है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, है ना, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखिए इसमें जो है ना एक टेबल है, आपको याद करना पड़ेगा टेबल को, ठीक है। ए है आपका क्या कलर, और इधर में है क्या नंबर, और इधर में क्या है मल्टीप्लायर है, और इधर में क्या है टॉलरेंस है, टॉलरेंस जिसको हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए। ना 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 ना
ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, उसके बाद में भी है वाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, और लास्ट में है नो कलर। दिख रहा है ना, नो कलर। देखिए नो कलर, ठीक है। इनका नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे में 3 जो है वो खाली रहेंगे ऐसे ही। उसके बाद में जो कुछ भी है 10 के पावर चढ़ाते जाइए, मल्टीप्लायर 10 का मल्टीप्लायर 0, 10 के पावर कितना 1, 10 के पावर कितना 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर मतलब बस पावर चढ़ाते जाइए 10 पे, है ना। 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 9, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है वो भी है अवेलेबल है, कितना है 10 के पावर -1, 10 के पावर कितना है ये -2 है। बाकी एक नीचे वाला खाली है। ये टॉलरेंस के लिए यूज होता है, ये होता है 5%, ये होता है 10%, अब ये होता है कितना तो 15% होता है। टॉलरेंस मतलब वैल्यू इधर उधर करना, वेरी करना, है ना। चलिए इसमें जो मेन है वो है क्या, ज़रा देखिए। टॉलरेंस जो है 3 कलर के लिए यूज किया जाता है, गोल्ड है, सिल्वर और नो कलर है ना। अब देखिए कार्बन रजिस्टर जो है एक्चुअली में होता है एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। आप लोग किट में देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स किट में देखे होंगे, रेडियो या किसी चीज़ का किट में देखे होंगे, तो 1 रुपया में मिलता है उसका, है ना। दुकान में जाइएगा, बोलिएगा रेजिस्टेंस दीजिए, वो दे देगा, तुरंत दे देगा, ठीक है। 1 रुपये में देगा वो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें 4 जो है ना वो स्ट्रिप पाए जाते हैं। कितने स्ट्रिप पाए जाते हैं, 4 स्ट्रिप पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर जो है वो इसमें एक कोडिंग चलता है, समझे ना। और इस कोडिंग से इस पे पता कर लिया जाता है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, समझे ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए तो इसमें जो इनका नाम दे दीजिए आप, पहले ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, डी है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 2 है ना, इसमें जो फर्स्ट 2 है, फर्स्ट 2 मतलब ए और बी, ए एंड बी, है ना। ए जो है वो आपको शो करता है ना, फर्स्ट 2 डेसिमल शो करता है ना। ये क्या शो करता है, तो फर्स्ट डेसिमल नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जो नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करेगा, वो शो करेगा। ये क्या देगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर देगा, ये उस नंबर का जो रेजिस्टेंस होगा ना। जैसे मान लीजिए कितना है, 25 × 10 के पावर 3 ओम है, तो इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है इन दोनों नंबर देंगे। फर्स्ट टू का बात बोला, फर्स्ट 2 कहाँ से, तो फ्रॉम द लेफ्ट का बात किया है, लेफ्ट से, बाएं तरफ से, ठीक है। कहाँ से, तो बाएं से, रेजिस्टेंस का बाएं तरफ से 2 है। तीसरा जो है इसमें, हाँ, जो थर्ड है, थर्ड स्ट्रिप जो है ना, हाँ, जो थर्ड लाइन है, इसमें ये शो करता है डेसिमल मल्टीप्लायर शो करता है, 10 के पावर, क्या शो करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर शो करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10 टू दी पावर, है ना, ये चीज़ शो करेगा। अगला जो है ये आपका कौन हो गया, ए एंड बी हो गया, ए कौन हो गया, सी हो गया, और लास्ट वाला जो है वो डी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, 4th वाला बोल रहे हैं, लास्ट वाला, है ना। अब ए जो है आपको शो करता है क्या, टॉलरेंस शो करता है, क्या शो करता है, टॉलरेंस, है ना, टॉलरेंस शो करता है, ठीक है।
देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। मान लीजिए ये है क्या, कुछ है, मान लीजिए क्या है, रेड है ना, ये रेड है, ये क्या है आपका येलो है, एक ग्रीन है। अच्छा, और जो लास्ट वाला है, देखिए ये जो लास्ट है ना, वो क्या देता है, टॉलरेंस देता है ना। लास्ट वाला टॉलरेंस के लिए कौन सा कलर यूज होना चाहिए, या तो सिल्वर, या तो गोल्ड, या तो फिर नो कलर। ठीक है, नो कलर मतलब कि लास्ट वाला पूरा खाली रहेगा, इसका मतलब टॉलरेंस समझ जाएगा 15% है। तो जो लास्ट कलर होगा वो 3 इसमें से पॉसिबल है, ये वाला जो डी है लास्ट वाला। ठीक है ना। इसमें मान लीजिए क्या है, एक ग्रीन था, है ना, और ये क्या है, ये सिल्वर है ना। इसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें बोला है कि जो प्रथम 2 हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर को दिखाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है तुम्हारा आपका ए वाला है। तो रेड के लिए देखो तो कितना है, रेड के लिए कितना है, 2 है, और येलो के लिए कितना है, 4 है। 2 4 कितना आ जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, 2 4 इंटू तीसरा कौन है, ग्रीन है ना। और तीसरा जो है वो क्या देता है, डेसिमल मल्टीप्लाई, मतलब कि 10 टू दी पावर देता है। क्या है वो, ग्रीन है। तो ग्रीन के लिए देखिए 10 टू दी पावर कितना है, 10 के पावर 5 है। उसके बाद में जो अगला है वो क्या है, सिल्वर है ना, लास्ट वाला क्या देता है, तो टॉलरेंस देता है। और टॉलरेंस सिल्वर के लिए कितना हो जाएगा, तो 10%। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस इसका कितना, 10%। समझे ना, कहने का मतलब क्या, कि इसका जो मेन वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो इतना का 10% आगे भी हो सकता है, और इतना से 10% वो नीचे भी चल सकता है। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर में उसका जो रेजिस्टेंस है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। वो टेम्परेचर चेंज करने से, या तो फिर ढेर सारी चीज़ें इधर उधर होने से, है ना, वो वेरिएशन करते रहता है, जिग करते रहता है। अच्छा, इस टेबल को आखिरकार हम लोग याद कैसे रखेंगे, है ना, इस टेबल को हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो इसका एक ट्रिक है, दिख रहा है ना। इसका एक ट्रिक है, देख लेंगे आप थोड़ा सा, देखिए। हाँ, इसमें क्या है, बी रोए इन ग्रेट ब्रिटेन, बेबी रोए इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ very good wife, है ना, and wear पहनती है, wear gold, है ना, gold and silver, है ना। एंड मतलब है गोल्ड सिल्वर, एंड क्या, तो नेकलेस, क्या, तो नेकलेस। समझ में आया। तो इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे ताकि नंबरिंग याद हो जाए। ठीक है, ये नंबरिंग याद रखिएगा, 0 से 9 तक चलेगा, पावर चढ़ा दीजिएगा, लास्ट में फिर से उल्टा चलेगा, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2। टॉलरेंस तो याद होगा आपको, 5 10 15, यही तो 3 है ही, है ना। याद रखिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट, रट जाइएगा, है ना। ये वाला याद कीजिएगा, बीबी रॉय एक आदमी का नाम है जो ग्रेट ब्रिटेन का है। उसके शादी हो गई है, उनकी पत्नी भी है, जो बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी का वो पहनती है, जेवर, जिसको क्या बोलते, ज्वेलरी बोलते हो आप, है ना। तो ये रहा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरे टॉपिक कवर, A to Z। 2 वीडियो बन गया, बीच में लाइन कट गया था तो फिर दिक्कत हो गया था यहाँ पे, तो इसके लिए 2 वीडियो बनाना पड़ा हमको, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा हमको भी, है ना, कि छोटे से समय में 2 घंटे के लगभग समय में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ह्यूज चैप्टर है ना, बहुत बड़ा है। तो ध्यान से 1 दिन 2 दिन टाइम दे करके इसको ढंग से जाके पढ़िए इस वीडियो के मदद से, और नोट्स बनाते रहिए, है ना, शॉर्ट नोट्स बना करके काम करते रहिए। ठीक है, इसका जो अगले लेक्चर में है MCQ सोल्व करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, इसका अगला पार्ट में। उसके बाद में अगले चैप्टर का रिवीजन चलेगा। तो एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, नोट्स बनाइए जम करके इस वीडियो से, और उन सारे विद्यार्थियों तक, दोस्तों तक भेज दीजिए जिनको भी ये मदद चाहिए इससे, है ना, जिनको ज़रूरी है ना। चलिए पढ़िए, दूसरों को भी मदद कीजिए पढ़ने में।
थैंक यू, धन्यवाद। रात का 12 बज चुका है ना। चलिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। बने रहिए।